दुर्गा प्रसाद जी हमारे बीच उपस्थित हैं, मेरे अग्रज हैं, मेरी ही सेवा से आते हैं। और मैं आज एक बात यहाँ विशेष रूप से बहुत ही भावुक होकर रेखांकित करना चाहता हूँ कि आप जयपुर में हिंदी की जितनी चहल पहल देखते हैं उनके सबसे पहले सूत्रधारों में सर का नाम आता है। उन्होंने अपनी पूरी परंपरा को, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए जितनी कोशिश की, मुझे लगता है कि आज उन्हें खुशी होती होगी कि उनके बोए हुए पौधे वट वृक्ष का रूप ले चुके हैं। और हिंदी की तमाम धारा उनके निर्देशों के अनुरूप उन्होंने जो तरीके निर्मित किए थे, जिस पूरी प्रक्रिया से हिंदी की धारा को जयपुर में उन्होंने कोशिश की थी कि वो व्यापक हो सके, वो तमाम संदर्भों में व्यापक हुई है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ दुर्गा प्रसाद जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ इस किताब के संदर्भ में अपनी बात रखने के लिए। दुर्गा प्रसाद। डॉक्टर सुधीर जी, मैं इस बात को बहुत ईमानदारी से स्वीकार करना चाहता हूँ कि सुधीर जी ने जो कुछ मेरे बारे में कहा उसमें ज़रूरत से ज़्यादा अतिशयोक्ति थी, लेकिन उनका मुझसे बहुत गहरा अनुराग है और उस अनुराग में इस तरह की अतिशयोक्ति अस्वाभाविक नहीं कही जाएगी। लेकिन आप उनके शब्दों को ज्यों का त्यों न लें, उसमें 20-25 का भाग लगा दें, फिर जो बचेगा उतना मैं ज़रूर। सबसे पहले मैं अंशु जी को इस कविता संग्रह के लिए बधाई देता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि एक लंबे दुस्वप्न से हम लोगों को उन्होंने इस आयोजन के बहाने बाहर खींच निकाला है। वास्तव में ये जो पिछले लगभग 2 साल बीते हैं ये बहुत ही विकट रहे हैं और इनका असर हम जैसे लोगों पर भी, जिन्हें वैसे तो शायद बाह्य कोई कष्ट नहीं है, लेकिन हम लोगों की मानसिकता को भी इस समय ने बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। जिन लोगों को अन्यथा बहुत सारे कष्ट भुगतने पड़े हैं, उनकी यातनाओं की तो इतनी सारी कहानियाँ हम लोगों ने पढ़ी है और आज भी उनको जब हम याद करते हैं तो वे हमें सिहरा देती हैं। यही कामना करें कि ये दुस्वप्न जल्दी खत्म हो और फिर हमें ऐसा खराब समय देखने को न मिले। सुधीर जी ने कहा है और मैं उस बात का निर्वाह करना चाहूँगा कि मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहूँ। मुझे याद आता है सन 2013 में अंशु जी के पहले कविता संग्रह के लोकार्पण के लिए हम लोग शायद शेराटन में, राजपूताना शेराटन में मिले थे। नंजी यहाँ बैठे हैं और बहुत सारे मित्र हैं। ऐसा कहा जाता है कि हिंदी में कविताएं लिखना बहुत आसान है, सबसे ज़्यादा कविताएं ही हिंदी में लिखी जाती हैं। ये बात मजाक में भी कही जाती है, व्यंग में भी कही जाती है, इसमें कहीं शिकायत भी होती है, लेकिन इस कविता लिखना आसान है कि धारणा को अंशु जी ने तोड़ दिया है। 8 साल बाद उनका दूसरा कविता संग्रह आया है और ये जो संयम उन्होंने बरता है, मैं एक तो इस संयम की सराहना करना चाहता हूँ। हो सकता है वो बराबर लिखती रही हैं और लिखती ही रही हैं, लेकिन आप जो कुछ लिखें उस सब को लोगों के सामने लाना ज़रूरी नहीं होता है। आप उसको ज़रा संभाल कर रखें, उस पर बार बार पुनर्विचार करें और जब आपको लगे कि हाँ ये चीज़ ठीक है तो उसे लोगों के सामने आए। ये संयम अंशु जी ने 8 साल बाद अपना दूसरा कविता संग्रह लाकर दिखाया है और मैं इसकी सराहना करना चाहता हूँ। अब दूसरी बात, मैं किसी भी कवि की, किसी भी लेखक की यात्रा को जब देखता हूँ तो ये देखने का प्रयास ज़रूर करता हूँ कि अपनी पिछली किताब में, पिछले काम में वो जहाँ खड़ा था या खड़ी थी उससे वो कुछ आगे पीछे हुआ है या ठीक वहीं है। मैं बहुत मजाक में एक बात कहना चाहूँगा। अभी सुधीर जी कह रहे थे हम लोग कॉलेज में पढ़ाते रहे हैं, सुधीर जी तो प्रोफेसर हैं, मैं भूतपूर्व हो गया हूँ, लेकिन हम लोग पढ़ाते रहे हैं। और हमारे यहाँ एक बार एक मित्र की सराहना उनकी पत्नी कर रही थी। अब वो किस विषय के थे इसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा। उनकी पत्नी ने कहा, भाई साहब मैं इस घर में इनके साथ शादी होकर 20-25 साल से रह रही हूँ और 25 साल पहले ये जो पढ़ाते थे आज भी ठीक वही ज्यों का त्यों पढ़ाते हैं।
उनकी पत्नी तो इस बात की सराहना कर रही थी और हम लोग अपना सर पीट रहे थे कि अगर 20-25 साल में भी आप वही का वही पढ़ा रहे हैं तो आप फिर आपकी यात्रा क्या हुई, आपका विकास क्या हुआ। एक लेखक को जब मैं देखता हूं तो मैं यही देखना चाहता हूं कि आप अपनी पिछली किताब में जहां थे वहां से कहीं आगे हुए हैं या नहीं, आपने अपने मार्ग को बदला है या नहीं, आपने अपना पुनराविष्कार किया है या नहीं। और इस दृष्टि से मैं अंशु जी के इस काम को रेखांकित करना चाहूंगा कि पिछले कविता संग्रह से इस कविता संग्रह की कविताएं नितांत भिन्न हैं। यहाँ जो शीर्षक दिया गया है अ प्लेटोनिक लव, और उसको इन्होंने अपनी तरह से अनुवाद किया है। हम लोग प्लेटोनिक लव को अशरीरी प्रेम के संदर्भ में देखते हैं, लेकिन यहाँ अंशु जी ने इसकी एक अलग व्याख्या की है, इसे आध्यात्मिक प्रेम का नाम इन्होंने दिया है। और इस किताब की कविताओं को पढ़ते हुए बहुत सारी अनुगूंजें मेरे मन में आती रहीं। मैं ये सोचता रहा कि यहाँ बाबा फरीद भी है, यहाँ अमीर खुसरो भी है, यहाँ कबीर भी है, यहाँ मीरा भी है, यहाँ सूर भी हैं, यहाँ गुलजार भी है, यहाँ बशीर बद्र भी हैं। इन सब की अनुगूंजें इन कविताओं में एक साथ हैं। ये प्रेम को बिल्कुल नई तरह से व्याख्यायित करने का प्रयास करती है। और प्रेम एक ऐसा भाव है जो हम सब के जीवन में अनिवार्यतः होता है। उस प्रेम को आप स्त्री पुरुष के प्रेम के संदर्भ में ही न देखें, आप उसके बहुत सारे आयामों की कल्पना करें, और वे सारे आयाम इस किताब में एक एक करके उभर कर सामने आते हैं। तो ये जो एक कवियत्री ने अपना पुनराविष्कार इस संकलन के माध्यम से हमारे सामने रखा है, मैं इसका स्वागत करना चाहता हूँ। दोस्तों, उर्दू के एक बड़े कवि हैं फैज़ अहमद फैज़। उन्होंने दो तरह के गमों की बात की है, गमे जाना और गमे दौरा। ये कविताएं गमे जाना की कविताएं हैं, प्रेम की कविताएं हैं। यहाँ गमे दौरा बहुत कम आपको मिलेगा। हालांकि दो एक कविताओं में मुझे वो गमे दौरा भी यहाँ मिला है, लेकिन कोई बात नहीं। एक कवि सब कुछ को समेटे ये कभी संभव नहीं होता है। चयन तो उसका अपना होता है और उस चयन का सम्मान हमें करना होता है। हमें ये देखना होता है कि जो चुना है उसके साथ उसका व्यवहार कैसा है, उसको उसने किस तरह निभाया है। और यहाँ मैं पाता हूँ कि अंशु जी में एक ठहराव है, एक संजीदगी है, एक गंभीरता है, और जो कुछ वो लिखती हैं वो जैसे जीने के बाद लिख रही हैं। ऐसा नहीं है कि मन में आया वो सब कुछ लिख दिया। बड़ी गहरी अनुभूति के साथ उन्होंने अपनी इन कविताओं को हमारे सामने रखा है। वैसे तो बहुत अच्छा होगा कि अंशु जी खुद इन कविताओं को हमारे सामने रखें, कुछ कविताओं को, लेकिन मैं 2-3 कविताओं के छोटे छोटे अंश, बल्कि कविताएं ही बहुत छोटी हैं, उनका अंश तो क्या होगा, मैं आपके साथ यहाँ साझा करना चाहूँगा। एक कविता मुझे बहुत अच्छी लगी जो इस बात को व्यक्त करती है कि वे कविताएं क्यों लिख रही हैं, क्यों लिखते हैं हम कविता। तब कविता इस तरह से है, तब जब हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं होता, या तब जब उसे समझने वाला कोई नहीं होता, या तब जब दर्द दस्तक देता है दिल के दरवाजे पर, या खुशी के कदमों की आहट होती है मन की दहलीज पे, या तब लिखते हैं जब मोहब्बत महसूस होती है मन की गहराइयों में, या फिर तब जब हसरतें करवट लेती है ख्वाबों की तन्हाइयों में, तब जब मन की आशाओं को कोई दरकिनार कर साथ चलता जाता है। पता नहीं क्यों लिखते हैं हम कविता, शायद उस एहसास को लिखने के लिए जो कभी था ही नहीं। ये जो अंतिम बात है, उस एहसास को लिखने के लिए जो कभी था ही नहीं, ये अंतिम बात इस कविता को वजनदार और सार्थक बनाती है। इसी तरह एक और कविता, उनकी छोटी सी कविता मेरे शब्द। मैंने जानबूझकर ये 2 कविताएं इसलिए चुनी हैं कि एक कवियत्री के रूप में उनके सरोकार क्या हैं, इसे मैं आपके सामने रख सकूं। मेरे शब्द। तुमसे मिल कच्ची माटी से मेरे शब्द परिपक्व हुए। तुम्हारी हर कृति मेरी प्रेरणा और हर शब्द मेरी राह का दीप है। मेरी राह में ये दीप जलते रहें और मैं बढ़ता रहूं हर दिन
सृजन की रहा। इन कविताओं की एक और विशेषता है कि यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों ही आते हैं। कभी इन कविताओं में स्त्री बोलती है, कभी इन कविताओं में पुरुष बोलता है, और इस तरह वे प्रेम की सर्वव्यापकता को भी हमारे सामने ले आती हैं। अब मैं दो कविताएं जिनमें मुझे लगा कि गमे जाना भी है, उनको मैं आपके सामने साझा करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक और देखिए कितनी बारीकी से अपने समय की व्यथा अंशु लिखती हैं। कविता का शीर्षक है एक लड़की। एक लड़की जो कविताएं लिखती है, एक लड़की जो कविताएं कहती है, उसे कहाँ आते हैं 56 भोग बनाने। सुधीर आप उद्धृत कर रहे थे। एक लड़की जो कविताएं लिखती है, एक लड़की जो कविताएं कहती है, उसे कहाँ आते हैं 56 भोग बनाने, देवताओं को खुश करने के लिए। लेकिन इतनी ताकत और ऊर्जा से सराबोर है वो कि पत्थर पर कुमकुम का तिलक कर दे तो वो पत्थर देव बन बादल की तरह नर्म हो, उस पर रहमतों की बारिश कर दे। लेकिन अंत में देखिए दो पंक्तियां कहाँ खुश रख पाती है वो इस दौर के इंसानों को, वो लड़की जो सिर्फ कविताओं में जीती है। और अंत में एक और कविता जो मुझे बहुत अच्छी लगी, हालांकि सारी कविताएं बहुत अच्छी लगी हैं, प्रार्थना का बल। और यहाँ भी देखिए आज के दौर में स्त्री की जो वास्तविकता है वो किस खूबसूरती से और लाउड हुए बगैर अंशु कहती हैं, दौर कोई भी हो औरत अपनी लड़ाई खुद लड़ती है। पांचाली होकर भी अपनी अस्मिता की जंग वो अपनी प्रार्थना के बल पे जीतती है। सीता ने भी प्रेम समर्पण कर वनवास ही पाया था। जब राज करने का वक्त आया तो अग्नि परीक्षा दी और बिना सवाल किए स्वाभिमान को सर्वोच्च रख फिर वनवास अपनाया। इतिहास साक्षी रहा है हर उस जंग का, जहां जीती हुई हर बाजी वो वक्त से हार जाती है। ये जीती हुई बाजी वक्त से हार जाने वाली व्यथा है। ये व्यथा इस कविता को मार्मिकता और अर्थवत्ता प्रदान करती है। मुझे लगता है कि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा वक्त ले लिया है। मैं आप सबके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अंशु जी को इस कविता संग्रह के लिए बधाई देता हूँ और पंडित विजय शंकर मेहता जी को प्रणाम।